ठीक है, तो जो आज की क्लास होगी वो होगी HVDC सिस्टम। ठीक है, आज की क्लास है HVDC सिस्टम पे, जिसका फुल फॉर्म है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम HVDC सिस्टम में ये देखेंगे कि हम किस प्रकार से हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से हम काफ़ी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम HVDC सिस्टम का उपयोग करके हम HVDC सिस्टम के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस तक किस प्रकार से पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी लोग अंत तक जरूर इस लेक्चर में बने रहें। ठीक है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आप, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये है आपका HVDC सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर HVDC सिस्टम क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपका जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पावर ग्रिड, या हम इसको जनरेटिंग स्टेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जनरेटिंग स्टेशन बताया गया है। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे जनरेटिंग स्टेशन के बाद में आपका कन्वर्टर स्टेशन होते हैं। ठीक है, HVDC सिस्टम में क्या किया जाता है कि HVDC सिस्टम में हम सबसे पहले AC को यहाँ से ट्रांसफार्मर तक लाते हैं, फिर ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम उसको स्टेप अप करते हैं। इसके बाद में हम कन्वर्टर लगा होता है, कन्वर्टर को आप जानते हैं कि क्या करते हैं, कन्वर्टर यहाँ पर क्या करता है, AC को DC में चेंज करता है, और इसी कन्वर्टर को यहाँ पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर जो कन्वर्टर को बोला जाता है ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है आपका, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, ये रेक्टिफायर होता है। ठीक है, ये आपका रेक्टिफायर होता है। इसके बाद में देखेंगे जब रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है और इसे ट्रांसमिट किया जाता है, इसके पश्चात में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरा कन्वर्टर होता है। ठीक है, एक दूसरा कन्वर्टर होता है, एक्चुअली यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये दूसरा कन्वर्टर होता है जो होता है इन्वर्टर। ठीक है, ये यहाँ पर एक्चुअली आप इसको दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ से हमने AC को DC में कन्वर्ट किया है, हमने यहाँ से AC को DC में कन्वर्ट किया रेक्टिफायर के द्वारा, और फिर उसके बाद ट्रांसमिट करते हैं DC को, और फिर यहाँ पर क्या लगा होता है, आपका इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर का मेन फंक्शन होता है फिर से DC को AC में कन्वर्ट करना, और फिर इसके बाद में हमें जहाँ पर उपयोग करना होता है वहाँ पर हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पर क्या ट्रांसमिशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें हम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट को भेजते हैं। ठीक है, इसके पहले हम इसकी एक स्टोरी देखते हैं। ठीक है, HVDC सिस्टम की हम चलो स्टोरी एक बार देखते हैं। ठीक है, कि ये स्टोरी एक्चुअली क्या होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं आपके दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनकी मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टोरी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको स्टोरी के बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एडिसन और टेस्ला नामक वैज्ञानिक का तो आप बहुत अच्छे से ही नाम सुना होगा। एक्चुअली जो एडिसन का पूरा नाम है ये है थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। ठीक है, ये USA वैज्ञानिक हैं, जिनका क्या नाम है, थॉमस एल्वा एडिसन। और जो दूसरे वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं, जो टेस्ला दिखाई दे रहा है, ये निकोला टेस्ला है, ये भी सर्बियाई अमेरिका वैज्ञानिक हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हैं। देखिए, सभी को जानते हैं कि जो हमारा एडिसन है साइंटिस्ट, इन्होंने किसकी खोज की थी, फोनोग्राफी की। ठीक है, जो ग्राफी है, और जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है उसकी खोज हमारे एडिसन साहब ने किया था। और जो टेस्ला है, टेस्ला आप जानते हैं, एक तरह से टेस्ला को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इनको हम जानते हैं, टेस्ला को। इनका पूरा नाम है निकोला टेस्ला। ठीक है, निकोला टेस्ला, ये भी सर्बियाई अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। एक्चुअली मैं इनकी आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या होता है। एडिसन और टेस्ला, एडिसन क्या होते हैं कि ये बहुत बड़े क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, जो एडिसन है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। एक्चुअली इनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, इनका खुद की कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारे एडिसन होते हैं, इनके पास क्या रहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, मतलब कि ये DC को जनरेट करते हैं, और एक मेला लगता है, तो वहां पर ये मेले का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसमें ये बहुत सारे बल्ब को लगाकर पूरे मेले में
मतलब बल्ब को लगाकर ये जलाकर दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बल्ब का इस्तेमाल किया था, तो डीसी सिस्टम का उपयोग करके बल्ब को जलाकर देखा था और उसको कुछ दूर तक ट्रांसमिट करके भी डीसी को देखा था। लेकिन कुछ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो डीसी को चलो ठीक है ट्रांसमिट किया, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस में डीसी को ट्रांसमिट करते थे तो इनके पास एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि जिससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। बहुत ज्यादा लॉस होने के कारण जो इसकी इफिशियंसी है बहुत ज्यादा गिर रही थी, ठीक है, पावर लॉस बहुत ज्यादा हो गया था। तो इनके सामने एक ऐसी चुनौती हो गई थी कि डीसी को हम ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा पावर लॉस था। तो इन्होंने बहुत मतलब चिंता में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने एक टेस्ला को इनको अपॉइंट किया एज एम्प्लॉय, ये टेस्ला इनकी कंपनी में काम करने लगे। दोनों काम कर रहे थे, लेकिन जो हमारे निकोलस टेस्ला थे ये किसके लिए किसका ज्यादा बिलीव करते थे, ये एसी पे बिलीव करते थे, लेकिन जो एडिशन थी ये डीसी पे बिलीव करते थे। तो इन्होंने एडिशन ने बोला कि ये प्रॉब्लम आ रही है डीसी में, आप कुछ ऐसा काम करिए कि हम इसको डीसी को एक इफिशियंट कम लॉसेस पे और आसानी से इसको ट्रांसमिट कर सकें। जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है अभी कि हम ज्यादा ट्रांसमिट दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पावर लॉस हो रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसको आप फाइंड निकालिए और फिर उसके बाद में हम इसको लॉन्च करेंगे मार्केट में। तो टेस्ला ने बोला, टेस्ला ने सारी चीजें कोशिश किया, लेकिन डीसी में एक्चुअली में डायरेक्ट क्या करना, बहुत दूर तक ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इन्होंने जोड़ दिया एसी पे। तो अब क्या हुआ था, इन जो टेस्ला है वो एडिशन को सजेस्ट किए अपने जो भी अपने बिजनेसमैन को, अपने ऑनर्स को सजेस्ट किए कि हम सर एसी डीसी का ना करके एसी में करते हैं, एसी को ट्रांसमिट करते हैं, ज्यादा इजी है। तो क्या हुआ था कि वो इतना अंदर तक घुस गए थे डीसी में, इतना ज्यादा इन्वेंशन कर लिया था, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया था कि अब उनको वापस आना उनके लिए चुनौती हो गई थी। तो इन्होंने जो टेस्ला है इन्होंने जोड़ दिया किस पे, एसी के लिए ही जोड़ दिया। लेकिन जो हमारे एडिशन साहब हैं ये नहीं माने, तो इन्होंने फाइनली कंपनी छोड़ दी। और इस कंपनी छोड़ दी, एक फिर इन्होंने बिजनेसमैन से मिला जो कि जो हमारे रेलवे कार बनाने वाली कंपनी थी, कोई मतलब उसका मुझे नाम नहीं है ध्यान, जो उसके एक्चुअली ऑनर थे, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जो कार मतलब रेलवे कार बनाने वाले, रेलवे कोच बनाने वाली जो कंपनी थी, उन्होंने उनसे मिला, अपने इन्होंने आइडिया शेयर किया, अपने जो भी इन्वेंशन है उनको बताया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको उसमें कंफर्म होना पड़ेगा, मुझे मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे ही डुबा दो। तो उन्होंने मतलब अपने कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए, प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया। तो फाइनली मतलब उन्होंने देखा, जो इनके ऑनर थे, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि हाँ ये मतलब रियल में काफी यूजफुल है, ठीक है, काफी यूजफुल है और ये अच्छा है। तो उन्होंने उसमें काम करने के लिए दे दिया। तो इन्होंने ने क्या किया, टेस्ला ने, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, एक पूरा सिस्टम बैठाया, जनरेट किया और उसको ट्रांसमिट करने लगे, ठीक है। तो इन्होंने जब एडिशन ने देखा कि ये तो सक्सेस हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया कि देखो जो हमारा डीसी होता है उसमें तो हम इंसुलेशन वाला कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं हमेशा, लेकिन जो एसी होता है वहां पर हम इंसुलेशन वाला कंडक्टर इस्तेमाल नहीं किए। जिस कारण से क्या हुआ, जिस कारण से इन्होंने अब एडिशन को लगा कि ये आगे निकल जाएंगे, तो इन्होंने बहुत से उसमें आकस्मिक दुर्घटनाएं करवा दी है। मतलब कि जैसे अब कंडक्टर्स नीचे से जाते थे उस समय, तो वहां पर जैसे जानवर हैं, रोड में घूमने वाले जानवर को उस कंडक्टर के पास ला ला के कई जानवर से मारे गए, कई कुछ इंसान भी मारे गए। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि जो एसी सिस्टम है वो फ्लॉप हो जाए, और उसी को वो पॉइंट बना के एडिशन साहब ने पॉइंट बना के ये बोले कि भैया ये तो बहुत सिस्टम खराब है, इसमें कितनी घटनाएं हो रही है, ये है वो उसमें। उसके बाद भी एक फिर मेले का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें अब टेस्ला साहब ने उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया और उसमें उन्होंने एसी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसमिट करके दिखाया, जो कि काफी एसी उस समय उभर के आ चुका था, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि अब एसी के सामने भी एक चुनौती थी। पहले डीसी सिस्टम आया, फिर एसी आया, फिर एसी को बहुत ज्यादा डिस्टेंस में ट्रांसमिट करना में भी काफी लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं, कोरोना लॉसेस, लाइन लॉसेस, विभिन्न प्रकार के चार्जिंग करंट ज्यादा फ्लो होता है, उससे भी आपका लाइन लॉसेस होता है। तो क्या किया गया कि फिर से हमने क्या किया, फिर से हम एसी से डीसी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में यहाँ पर आपको पूरा डीसी सिस्टम बताया जाएगा, वो बताया जाएगा कि अच्छा अब क्या प्रॉब्लम थी भाई, कि यहाँ जो हमारे एडिशन साहब थे वो नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली क्या था कि हमें सभी को पता है कि डीसी को डायरेक्ट स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता है, और एसी में हम डायरेक्ट स्टेप अप स्टेप डाउन करके हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं, वोल्टेज को ज्यादा और करंट को कम करके हम लाइन लॉसेस को कम कर सकते थे, लेकिन ऐसा डीसी में उस समय अवेलेबल
अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से उस समय का जो सिस्टम था फ्लॉप था, लेकिन धीरे धीरे उसमें नए नए इन्वेंशन हुए, ट्रांसफार्मर का बहुत ज़्यादा यूज टू हुआ, ठीक है, ट्रांसफार्मर को हमने सिस्टम में एग्जिस्टेंस किया। तो इस कारण से क्या हुआ है कि हम पहले ट्रांसफार्मर से स्टेप अप कर लेते हैं वोल्टेज को, फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो इस कारण से उसका करंट कम होता है। तो वो जो लाइन जो लॉसेस बहुत ज़्यादा शुरू में हो रहे थे, जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करके स्टेप अप कर ही नहीं रहे थे, तो वो लॉसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, ठीक है। जब लॉसेस कंट्रोल किए, तो आज के समय में ऐसा सिस्टम बन गया डीसी एचवीडीसी सिस्टम, कि जब हमको बहुत ज्यादा हजारों किलोमीटर तक हमें जब सेंड करना हो, तो एसी की अपेक्षा डीसी ज्यादा इफिशियंट है, ठीक है, और ज्यादा इसके एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू एसी। यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंस, काफी लॉन्ग डिस्टेंस में जब करना होता है तो, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी थी इस पे। करीब 2017 में इसमें एक मूवी भी आई है करंट वॉर करके, ठीक है। इसमें इन्हीं दोनों की स्टोरी बताई गई है, करंट वॉर करके मूवी आई थी 1917 में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हम यहाँ पर आपको बता रहे थे एचवीडीसी सिस्टम। तो एचवीडीसी सिस्टम में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसको स्टेप अप कर लेते हैं, ताकि वोल्टेज का मान कम और करंट का मान कम, वोल्टेज का मान ज्यादा और करंट का मान कम हो जाता है। फिर उसके बाद में हम इन्वर्टर को, रेक्टिफायर का उपयोग करके उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और उस डीसी को हम लंबे दूरी तक ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात में अब हमें हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे कि हमने रिसीविंग एंड में हमने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारे सारे इक्विपमेंट एसी में चलने वाले होते हैं, और एसी में चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो काफी इफिशियंट होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा हमको आउटपुट देते हैं। तो हम उस कारण से हम फिर से उसको जो हमारा हम कन्वर्ट किया है, हमने जो कन्वर्ट किया है उसको फिर से हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एसी में, और फिर उसको हम उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और भी सिस्टम बताया गया पूरा, यहाँ पर आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। ये आपका एसी सिस्टम है, इट मींस दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन, दिस इज द जनरेटिंग स्टेशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे विभिन्न प्रकार के अल्टरनेटर का उपयोग करके लिया अल्टरनेटर का उपयोग करके हम एसी को जनरेट करते हैं, और फिर उसके बाद एसी में कुछ हार्मोनिक्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हम एसी फिल्टर लगा दिए ताकि उस हार्मोनिक्स को रिमूव किया जा सके, जो यूजलेस जो सिग्नल्स आ जाते हैं उनको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हमने फिल्टर लगा दिया, एसी फिल्टर। आफ्टर दैट यहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेनली यहाँ पर फंक्शन होता है, यहाँ पर मेनली क्या फंक्शन होता है इसका, कि ये स्टेप अप कर सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ताकि वोल्टेज स्टेप अप हो जाए और उसका जो करंट है वो कम हो जाए। जब करंट कम हो जाएगा तो चार्जिंग करंट का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, जिससे लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो और उसमें होने वाले जो भी इफेक्ट हैं, कोरोना इफेक्ट और ऐसे ऐसे इफेक्ट होते हैं, तो वो भी हम उनको डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में हम उसको, यहाँ पर अब लगा हुआ है आपका रेक्टिफायर, यहाँ पर जो कन्वर्टर 1 है ये जो रेक्टिफायर वर्क करता है, ठीक है। रेक्टिफायर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और इसके बाद में यहाँ से ये यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त होने वाला जो आउटपुट होता है वो डीसी होता है, लेकिन प्योरली डीसी नहीं होता है। प्योरली डीसी ना होने के कारण, क्योंकि उसमें कुछ एसी की अशुद्धियां होती हैं जिसको हम रिपल बोलते हैं, ठीक है, या हम हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। एसी के हार्मोनिक्स अवेलेबल होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डीसी फिल्टर लगाते हैं, जो कि हमारे जो हार्मोनिक्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो एसी के कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं, उनको हम रिमूव करने का काम डीसी फिल्टर के माध्यम से करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम ट्रांसमिट करते हैं। फिर ट्रांसमिट करने के बाद में फिर से हम यहाँ पर कन्वर्टर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो कन्वर्टर होता है एज अ इन्वर्टर होता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो, यदि फायरिंग एंगल अल्फा की वैल्यू 90 से कम होती है तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, एंड फायरिंग एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टर। मतलब कि जब अल्फा की वैल्यू 90 से कम होती है तो हम रेक्टिफायर बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू, फायरिंग एंगल की वैल्यू 90 से अधिक होती है तो वो एज अ इन्वर्टर वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में हम यहाँ पर फिर से प्राप्त कर लेते हैं हमारा हाई वोल्टेज एसी प्राप्त कर लेते हैं, उसको फिर हम स्टेप डाउन करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और इसके बाद में हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम होता है, इसको हम एचवीडीसी सिस्टम बोलते हैं, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम, ठीक है। सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट करंट होता है, मुझे ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग 4th सेमेस्टर में हैं, है ना। तो जो डायरेक्ट करंट होता है यहाँ पर हम उसको ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है। ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, ये एसी की अपेक्षा
इसके अलग ही एडवांटेजेस हैं। ये कह सकते हैं कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। यदि बोला जाए तो यदि बहुत कम किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर यदि हमको ट्रांसमिट करना है तो दिस सिस्टम इज नॉट मोर इफिशियंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी कि 200-400 किलोमीटर तक सेंड करने के लिए ये सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। जब आपको 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा भी सेंड करना होता है तो फिर ये इनिशियल कॉस्ट ज्यादा भी लग रही होती है। तो आप लाइन लॉसेज जो जितने प्रकार के होने वाले लॉसेस हैं उससे आप उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रख सकते हैं, बराबर बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल ब्लॉक डायग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसके बाद में समझेंगे इसमें अलग अलग जो हमारा एचवीडीसी सिस्टम होता है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं एचवीडीसी सिस्टम। ठीक है, एचवीडीसी सिस्टम अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम उन प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीसी लिंक करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका डीसी करंट होता है ये V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R, मतलब जो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड का वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। डीसी लिंक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। ठीक है, जो हमारा डीसी होता है, जो डीसी लिंक करंट होता है वो हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। और हम जानते हैं जो पावर का फॉर्मूला होता है एक्चुअली P इक्वल्स टू VI होता है। ठीक है, इफ V इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब 0 से इसकी वैल्यू अधिक होती है इसका मतलब है कि जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है। देखो दो प्रकार से आप वोल्टेज की पोलैरिटी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव मतलब इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज की पोलैरिटी पॉजिटिव होगी तो उस केस में P इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल में होगा, मतलब पावर फ्लो इन सेम डायरेक्शन एज I, पावर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट के। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में इफ V इज लेस देन 0, इट मींस कि जब V की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब इसकी पोलैरिटी हम नेगेटिव ले लें, तो उस केस में क्या होगा कि P इज प्रोपोर्शनल टू माइनस I। ठीक है, तो पावर फ्लोस अपोजिट टू आई। अब यहाँ पर पावर जो होगा वो किसके अपोजिट फ्लो होगा? ये आपके आई के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है। ठीक है, कि यदि इसमें दो पोलैरिटी होती है, एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव टर्मिनल के माध्यम से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर नेगेटिव टर्मिनल के माध्यम से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टिफायर है आपका और ये इन्वर्टर है। एक्चुअली जो रेक्टिफायर होता है बेटा, ये देखो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है रेक्टिफायर के लिए। देखो ये जो है आपका, ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये आपका सिंबल जो दिखाई दे रहा है क्लियरली। ठीक है, ये जो ऊपर की ओर आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है इसको हम एज ए रेक्टिफायर बोलते हैं। और देखो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही है इसकी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बना, तो ये जहाँ बना देख रहे हैं तो इसको आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली इन्वर्टर है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर इसको नीचे तो ये इन्वर्टर बन जाएगा और ये रेक्टिफायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए हम जब अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और ये क्या है आपका? ये है आपका इन्वर्टर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिखाया गया है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम पोलैरिटी देखो, ट्रांसमिशन लाइन की जो पोलैरिटी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव कंडक्टर और नेगेटिव। यहाँ पर फेस न्यूट्रल वगैरह सिस्टम नहीं चलता, तीन फेस नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचवीडीसी सिस्टम होता है इसका एक एडवांटेज ये भी है कि तीन कंडक्टर का ना इस्तेमाल करके या 4 कंडक्टर का ना इस्तेमाल करके सिंगल कंडक्टर या 2 कंडक्टर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कंडक्टर या 2 कंडक्टर से हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये एक्चुअली जो हमारा एचवीडीसी सिस्टम होता है ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनोपोलर, ठीक है, एक होता है मोनोपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर, और जो तीसरा सिस्टम होता है वो होता है आपका होमोपोलर। ठीक है, मोनोपोलर का मतलब होता है कि जब सिंगल पोलैरिटी हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कंडक्टर हो और एक ही पोलैरिटी का इस्तेमाल किया गया, सिंगल कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव कंडक्टर का, यहाँ पर देखो सिंगल कंडक्टर ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट तो किया है बेटा, यहाँ पर हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, लेकिन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा सिंगल कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये जो कंडक्टर इस्तेमाल किए ये नेगेटिव पोलैरिटी वाले कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और एक नेगेटिव पोलैरिटी होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे का आप रीजन समझ लीजिए। हम नेगेटिव कंडक्टर क्यों इस्तेमाल किए हैं, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर हम कोरोना लॉसेस को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए क्या करते हैं,
कि कंडक्टर को, नेगेटिव पोलैरिटी के कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। नेगेटिव पोलैरिटी से क्या होता है, कोरोना लॉस कम होता है। देखिए कोरोना लॉस क्या होता है, जब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की लाइन जो होती है, इसके सराउंडिंग में क्या होता है कि आपके एयर का आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन हो जाने के कारण उसमें क्या होता है, पावर लॉस होता है। अब देखिए क्या होगा, एक्चुअली हमारे कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है कि हमारे एयर में वो रिलीज होने लगते हैं, पावर लॉस करने लगते हैं। अब क्या होगा कि हम यदि नेगेटिव कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो जब इसके आसपास फॉर्म होने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिव के कारण वो इसके कांटेक्ट में ना आकर वो रिपल हो जाएगा, जस्ट रिपल कर देगा। इलेक्ट्रॉन्स का हमारा कंडक्टर जो है नेगेटिव कंडक्टर, वो रिपल करेगा, जिससे प्रॉपर तरीके से कंडक्टर के साथ में ये एक पाथ नहीं बना पाएंगे, पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है, कम से कम होगा। तो एक्चुअली कोरोना लॉस को कम करने के लिए हम लाइन में जो कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो नेगेटिव पोलैरिटी के कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सिंगल पोलैरिटी इस्तेमाल की जाती है। अब बोलोगे कि सर सिंगल में फिर रिटर्न पाथ कहाँ है, तो रिटर्न पाथ हम ग्राउंड से ले लेते हैं, ठीक है। जो अर्थ का रेडियस होता है आपको पता है कि 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इसका यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें, देखो अब इसका रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है, जीरो के समान होता है, लगभग जीरो होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब जीरो होता है तो आप इसकी पोलैरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राउंड के, मतलब इसका जो न्यूट्रल के रूप में या रिटर्न पाथ के रूप में आप ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ कैन बी यूज्ड एज अ रिटर्न पाथ इन डीसी, ठीक है, डीसी में आप कर सकते हैं। लेकिन यदि बोला जाए कि सर हम एसी में क्यों नहीं कर सकते, तो बेटा आप एसी में बिल्कुल रिटर्न पाथ के रूप में ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जरूर कम होता है, लेकिन एक्चुअली जो आपका अर्थ का इम्पीडेंस होता है ये ज्यादा होता है। जब इम्पीडेंस ज्यादा होगा तो पावर लॉस करेगा, ठीक है। तो आप एसी में एज अ रिटर्न कंडक्टर, एज अ रिटर्न पाथ नहीं, एसी में नहीं कर सकते हैं इस्तेमाल, जबकि डीसी में आप कर सकते हैं। ओनली वन कंडक्टर इज यूज्ड एंड द ग्राउंड इज यूज्ड एज अ रिटर्न पाथ, ठीक है। एक ही कंडक्टर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं और ग्राउंड को रिटर्न पाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव पोलैरिटी इज यूज्ड फॉर कंडक्टर इन ऑर्डर टू रिड्यूस कोरोना, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप सेकेंड जो देखोगे, आपका सेकेंड जो टाइप है ये है बाइपोलर लिंक। ये है बाइपोलर लिंक, मतलब यहाँ पर आपको जिसमें डबल पोलैरिटी इस्तेमाल की जाए, मतलब दोनों पोलैरिटी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वहां पर उस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइपोलर लिंक बोलेंगे, या बाइपोलर एचवीडीसी सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है बाइपोलर में, हम यहाँ पर बोथ पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि एक आपको पॉजिटिव पोलैरिटी का कंडक्टर इस्तेमाल करोगे और दूसरा जो करोगे आप वहां पर नेगेटिव पोलैरिटी का कंडक्टर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो दोनों प्रकार की पोलैरिटी का कंडक्टर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तरह से एक रिंग के समान यहाँ पर करते हैं। देखो अब यहाँ पर पावर का किस प्रकार से होगा, पावर यदि पोलैरिटी क्या है, यदि पोलैरिटी पॉजिटिव है तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट करंट, मतलब करंट के ही डायरेक्शन में आपका पावर होगा। यदि पोलैरिटी नेगेटिव है तो पावर पी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, मतलब उसके जो करंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव पोलैरिटी में, पावर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें एक एडवांटेजेस ये होता है कि ये थोड़ा सा जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि यदि एक सिस्टम आपका फेल हो जाता है, एक सिस्टम यदि फेल हो जाता है कोई कारणवश, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पर आपको एज अ मोनोपोलर लिंक आपको ये सिस्टम सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू होमोपोलर, एज कंपेयर टू होमोपोलर सॉरी मोनोपोलर, बाइपोलर ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। एक सिस्टम फेल होने से भी दूसरा सिस्टम से आप सप्लाई ले सकते हैं मोनोपोलर की तरह, ठीक है। बाकी सिस्टम सारी चीजें सेम है। यहाँ पर देख लीजिए, टू कंडक्टर्स आर यूज्ड, one with positive polarity and another with negative polarity, neutral point are grounded, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं, जो दोनों का कॉमन पॉइंट्स होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। इफ वन कंडक्टर डेवलप्स अ फॉल्ट देन अदर कंडक्टर कैन बी सप्लाई द लोड एट हाफ रेटेड कैपेसिटी। हाँ, इस चीज का ध्यान दोगे, ये सिर्फ हाफ रेटेड कैपेसिटी फ्लो करेगा, ठीक है। हाफ रेटेड कैपेसिटी ही हमको प्रोवाइड करेगा। यदि आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वी है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वी है, तो टोटल आपको 2V मिलेगा। लेकिन एक सिस्टम यदि फेल ही हो जाएगा बेटा तो आपको V ही वोल्टेज मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपको हाफ रेटेड कैपेसिटी ही यहाँ पर मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपका जो नेक्स्ट सिस्टम है ये है होमोपोलर, ठीक है। होमोपोलर
मतलब कि यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, कि जब दोनों की सेम पोलैरिटी हो, ठीक है, आपके दो कंडक्टर्स हैं लेकिन दोनों की पोलैरिटी क्या है बेटा, सेम है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेम पोलैरिटी के होते हैं। टू कंडक्टर्स आर यूज बोथ हैविंग सेम पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी इज यूज टू रिड्यूस कोरोना लॉसेस। हम दोनों नेगेटिव ही क्यों यूज किए हैं, कोरोना लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। इफ वन कंडक्टर develops a fault then other conductors can supply the load at half rated capacity, ये भी उसी प्रकार से हमें प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वहां पर हमने एक पॉजिटिव लिया था जो हमने बाइपोलर में लिया था, दोनों पोलैरिटी थी उसमें, तो उसमें क्या हुआ था कि एक में तो ज्यादा कोरोना लॉस हो रहा था, एक में कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों में कोरोना लॉस कम ही होगा, ठीक है। और ये आपका एडवांटेजेस है, क्या है एचवीडीसी के एडवांटेजेस, देयर इज नो डिस्टेंस लिमिटेशन ड्यू टू चार्जिंग करंट, ठीक है। देखो जो एचवीएसी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि चार्जिंग करंट के कारण क्या होता है, आपका लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि कम डिस्टेंस की लाइन होगी तो कम लॉस चार्जिंग करंट होगा, तो आपका कम लॉसेस होगा। तो कह सकते हैं कि एक लिमिटेशन होती है ताकि हमारा चार्जिंग करंट कम हो और हम कम से कम लॉसेस हो सके। लेकिन एचवीडीसी में ऐसा कोई चार्जिंग करंट नहीं फ्लो होती है, ठीक है। चार्जिंग करंट आई नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है। जो चार्जिंग करंट होता है वो एक एक्चुअली यहाँ पर जीरो होता है, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ज्यादा डिस्टेंस, कितनी भी डिस्टेंस तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज नो स्किन इफेक्ट एंड हेंस लेसर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्किन इफेक्ट जो आपका होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एसी के केस में, स्टार्टिंग में क्लास में बताया था कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट होता है कि जब कंडक्टर के सराउंडिंग में या कंडक्टर के सरफेस में जो करंट डेंसिटी है वो अधिक हो जाती है और उसके जो अंदर वाले पार्ट में करंट डेंसिटी बहुत कम होती है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि सराउंडिंग में, मतलब जो इसके स्किन पे, ठीक है, इसके सरफेस पे करंट डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, नो कॉम्पेंसेशन रिक्वायर्ड फॉर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टिव पावर नहीं होती, डीसी में कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती। जब कोई भी रिएक्टिव पावर नहीं होगी डीसी में, तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर किसी कंपनसेटर की आवश्यकता नहीं होगी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। रिएक्टिव पावर केस में क्या होता है, कंपनसेटर का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, पर यहाँ पर रिएक्टिव पावर है ही नहीं, तो हमें कंपनसेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लेस कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, ठीक है। जो आपकी कोरोना इफेक्ट है वो नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। कोरोना मतलब लेस, बहुत कम होता है, ठीक है, कम मात्रा में लॉसेस होते हैं ड्यू टू कोरोना, ठीक है। और इसमें रेडियो इंटरफेरेंस की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जो कि हमारे एचवीएसी के साथ में, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के साथ में, जो कि ये प्रॉब्लम जरूर होती है, ठीक है। ये कोरोना लेस कोरोना लॉस, जब कोरोना कम होगा लॉस भी कम होगा ड्यू टू कोरोना। नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इसमें कोई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो पावर के साथ में यहाँ पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पी मैक्सिमम यदि हम एसी के केस में देखें, एसी के केस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पी मैक्स, ठीक है। पी मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पी मैक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई रिसीविंग एंड साइड में वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रिएक्टेंस। और जस्ट ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये किसके, लेंथ के, जो आपका एसी पावर होती है, एसी पावर की बात हो रही है। तो देखिए यदि आपकी जो लेंथ का मान यदि आप बढ़ाओगे बेटा, लेंथ का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका जो पावर है जो आपकी पी मैक्स है, मैक्सिमम पावर है, वो कम होगा। और जब मैक्सिमम पावर कम होगा बेटा, तो एक्चुअली ये क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है, पी मैक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो आपका पी मैक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि अब आपका लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा दूरी के लिए हमने, यदि हम क्या इस्तेमाल कर लिया, एसी, तो आपका पावर पी मैक्स डिक्रीज होगा, तो आपकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एसी केस में। लेकिन हमें डीसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसका ये एडवांटेज है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं आपका जो यहाँ पर आगे है, इसका
डिसएडवांटेज, यदि इसके एडवांटेजेस है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहले देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आर कॉस्टली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा सिस्टम है इसकी इनिशियल कॉस्ट काफी हाई होती है। ठीक है, प्रोड्यूस लॉट ऑफ हार्मोनिक्स, इसमें बहुत हार्मोनिक की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक बार आप एसी फिर डीसी, एसी में आप बार बार कन्वर्ट करते हैं तो हार्मोनिक्स की भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है, आपके विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल होने के कारण यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी काफी हाई हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में देखेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर रिक्वायर्स रिएक्टिव पावर विच नीड्स टू बी सप्लाइड एक्सटर्नली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, आप रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बाहरी रूप से फिर से उसको एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यूजफुल ओनली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही ज्यादा अच्छा है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बिल्कुल भी इफिशियंट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमको यदि कम ही डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो क्या होगा, कम डिस्टेंस के लिए यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो इनिशियल कॉस्ट उतना ही ज्यादा आ रहा है, तो हम कम डिस्टेंस में तो ज्यादा हमारा एसी में पावर लॉस भी नहीं होता है, तो कम डिस्टेंस के लिए इसकी अपेक्षा एसी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा, 500 किलोमीटर से ज्यादा, 1000 किलोमीटर के आसपास या 600 किलोमीटर से ज्यादा ही होता है जहां पर डिस्टेंस, वहीं पर हम एचवीडीसी सिस्टम का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।